नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे। तो जिसके अंतर्गत मैं 50 क्वेश्चन लेता हूं और सारे के सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड क्वेश्चन है। सीजीपीएससी में अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित। तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा और आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए ये जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ का कुछ भाग गोदावरी नदी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपोहा तंत्र कौन सी है? तो महानदी अपोहा तंत्र है। मध्य छत्तीसगढ़ का लगभग संपूर्ण भाग महानदी अपोहा तंत्र के अंतर्गत आता है। तो कुछ क्षेत्र, दक्षिण का कुछ क्षेत्र गोदावरी बेसिन या फिर कहें गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण का कुछ भाग, दक्षिण मतलब कि बस्तर क्षेत्र। वही उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो सोनगंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ का वह हिस्सा जो कि गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है, उसमें गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए, जो कन्हार है ये तो सोनगंगा अपोहा तंत्र का हिस्सा है ना। कन्हार नदी जो कि जसपुर से निकलती है और सोन नदी में मिल जाती है। इंद्रावती ये आपकी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, मतलब कि गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। सबरी नदी जिसके तट पर कोंटा और सुकमा जैसे नगर बसे हुए हैं, ये भी गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। और नारंगी जो कि इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो नारंगी भी गोदावरी बेसिन या फिर कहें गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। तो ये तीनों ही, इंद्रावती, सबरी और नारंगी, गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। लेकिन पूछ रहा है कि गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो कौन सी है सबसे प्रमुख नदी? तो इंद्रावती नदी सबसे प्रमुख नदी है। ध्यान रखेंगे, इंद्रावती सबसे प्रमुख नदी है गोदावरी अपोहा तंत्र के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? तो हमारे छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ पर कोयला, लोहा, बॉक्साइट ये सब जो है काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, तो ये जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये किस खनिज के उत्खनन में संलग्न है? ये आप लोगों को बताना है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, तो ये लौह अयस्क के उत्खनन में संलग्न है। इसको ना शॉर्ट में बोलते हैं NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NMDC अब आप लोगों को याद आ गया होगा, बैलाडीला किरंदुल जो दंतेवाड़ा में है। NMDC यहाँ पर लौह अयस्क का उत्खनन कर रही है। तो इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो इस तरह से भी आप लोग चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ये लौह अयस्क का उत्खनन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुरुम-सिल्ली बांध किस नदी पर बना है? मुरुम-सिल्ली बांध, तो ये जो बांध है मुरुम-सिल्ली बांध, ये बना है सिलियारी नदी पर। कहाँ पर? सिलियारी नदी। और ये जो सिलियारी नदी है महानदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसका नाम क्या है? तो ये है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, अचानकमार जो कि एक अभ्यारण्य है मुंगेली जिले में, लेकिन केवल अचानकमार अभ्यारण्य को बायोस्फीयर नहीं बनाया गया है। मुंगेली जिले से मध्य प्रदेश का जो भाग लगा हुआ है ना, तो वहाँ पर अमरकंटक अभ्यारण्य है। तो इन दोनों को, मतलब कि अचानकमार और अमरकंटक दोनों को मिला करके बनाया गया है। ये क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। मैं अपने माफ़ी चाहूँगा, मैंने अपने मोबाइल को ना साइलेंट नहीं किया था। तो अचानकमार अमरकंटक ये हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे देश में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और ये जो है ना अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये देश का 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मड़वा तेंदूपत्ता में विद्युत उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कितनी इकाइयां स्थापित की गई है? तो ये जो मड़वा तेंदूपत्ता है
ये एक स्थान का नाम है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मड़वा विवाह को बोला जाता है। तो मड़वा तेंदुपत्ता एक स्थान का नाम है और ये जांजगीर चांपा जिले में है मड़वा तेंदुपत्ता। तो मड़वा तेंदुपत्ता नामक स्थान में विद्युत उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कुछ इकाइयां स्थापित की गई है। तो कितनी इकाइयां स्थापित की गई है ये आप लोगों को बताना है। तो कितनी इकाइयां? 2 इकाई यहाँ पर लगाया गया है, 2 यूनिट। कहाँ पर? मड़वा तेंदुपत्ता विद्युत उत्पादन केंद्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? तो आप लोगों को याद रखना है कि ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, मतलब कि ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य चुने जाते हैं, मतलब कि जो सरपंच हो गए, पंच हो गए, चुन लिए गए, अब उनकी जो पहली मीटिंग होगी, जो पहला उनका सम्मेलन होगा, उसी सम्मेलन की तिथि से उनका कार्यकाल की गणना शुरू होगी। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो दिया है ना पंचायत चुनाव घोषणा परिणाम की तिथि, तो इसमें नहीं है चुनाव परिणाम की अधिसूचना, शपथ ग्रहण, तो ये सब को जो है नहीं माना जाता है। जो पहला सम्मेलन होता है ना सरपंच पंच इन लोगों का, तो उस सम्मेलन की तिथि से ही इनके कार्यकाल की गणना आरंभ होती है। ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। तो कौन कौन से शासक थे जो कि छिंदक नागवंश से संबंधित थे? सोमेश्वर देव थे, कन्हर देव थे, जयसिंह देव भी थे, लेकिन ये जो है ना परमेश्वर देव ये नहीं थे। तो 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा, 1 2 3 ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, कलिंगराज। तो एक तरफ जो है कलचुरी वंश के शासकों का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित घटनाएं। तो कलिंगराज, तो देखो जो कलिंगराज था इसने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की और तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाई। किसने? कलिंगराज ने। जाजल्लदेव प्रथम, ये जो जाजल्लदेव प्रथम था ना इसने बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया था। सोमेश्वर देव जो कि नागवंश का राजा था। तो जाजल्लदेव ने बस्तर के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया और उसको बंदी भी बना लिया था। उसके बाद दिया है कल्याण साय। कल्याण साय का संबंध है मुगल दरबार में उपस्थित होना। जो कल्याण साय था ये मुगल दरबार में था जहांगीर के समय में। ध्यान रखेंगे, कुछ पुस्तकों में अकबर भी दिया हुआ होता है। तो जहांगीर के समय में ये मुगल दरबार में गया था कल्याण साय। उसके बाद रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह, इसके समय में मराठा सेना का आक्रमण हुआ और इसने मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? रघुनाथ सिंह ने। रघुनाथ सिंह अंतिम स्वतंत्र शासक था कलचुरी वंश का, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग कूट मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कूट। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे। तो 1920 में धमतरी के कंडेल ग्राम में सत्याग्रह हुआ था, कंडेल नहर सत्याग्रह, और इसी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके आने के पहले ही यह आंदोलन सफल हो गया था। तो कौन कौन इसके नेता थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे, नारायण राव मेघावाले थे। लेकिन जो घनश्याम सिंह गुप्त हैं जो कि दुर्ग जिले से संबंधित थे, ये इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो 2 3 4 आपका आंसर होगा, 2 3 4 ये आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पढ़ लेते हैं। पहला कथन बोल रहा है छत्तीसगढ़ में 1916 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी। ये वाला गलत है। उसके बाद दिया है छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। तो देखो जो होम रूल आंदोलन था ना, होम रूल लीग, वो 2 लोग संचालित कर रहे थे, एक तो एनी बेसेंट और दूसरे बाल गंगाधर तिलक। तो जो एनी बेसेंट था, एनी बेसेंट जो थी, महिला थी एनी बेसेंट, जिन्होंने जो पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में, कलकत्ता, पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसेंट जो है वो दक्षिण में होम रूल लीग को संचालित कर रही थी, वहीं मध्य भारत में ये जो काम है ये बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तिलकवादी होम रूल लीग आंदोलन सक्रिय रहा, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका जो 2 है ये गलत हो जाएगा, 1 और 3 सही हैं। तो देख लेते हैं कहाँ गया ये, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
माफ़ी चाहूँगा, मैं ना अधिकतर वीडियो में कूट डालना भूल जाता हूँ किसी ना किसी प्रश्न का, तो इसमें कूट मैंने नहीं डाला है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय छत्तीसगढ़ में क्रांति के क्षेत्र व नेता को सुमेलित कीजिए। तो हमारे भारत में सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हो गया था। जो सैनिक थे, किसान थे, कई सारे जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस समय विद्रोह हुआ था। तो किस किस स्थान पर किन किन लोगों ने नेतृत्व किया, ये आप लोगों को बताना है, जोड़ी मिलाना है ये। तो सोना खान, तो देखो सोना खान बड़ा प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर वीर नारायण सिंह जी ने नेतृत्व किया। तो पहला का एक होगा। दूसरा दिया है उदयपुर, उदयपुर में ना कल्याण सिंह है, इन्होंने नेतृत्व किया था। देखो जो उदयपुर है ना, ये रायगढ़ जिले में एक रियासत हुआ करता था उदयपुर, इसको धर्मजयगढ़ भी बोला जाता था। ये आपका कल्याण सा है। उसके बाद संबलपुर, संबलपुर में थे सुरेंद्र शाह, संबलपुर में कौन थे, सुरेंद्र शाह। उसके बाद रायपुर में हनुमान सिंह, रायपुर में हनुमान सिंह जो कि एक सिपाही थे और इन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 1 3 4 2 ये आपका आंसर होगा, 1 3 4 2 ये ब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांस गीत कौन गाते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो राउत जनजाति द्वारा बांस गीत गाया जाता है, किनके द्वारा, राउत जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के किस शासक ने मौखरी राजकुमारी से विवाह किया था। तो पांडु वंश के ही शासक हुए थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो पांडु वंश के किसी शासक ने मौखरी राजकुमारी से विवाह किया था, तो उस शासक का नाम बताना है। तो वो थे हर्षगुप्त। ये जो हर्षगुप्त है, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के पिता थे हर्षगुप्त, और हर्षगुप्त ने ही मौखरी राजकुमारी वशाटा देवी से विवाह किया था। क्या नाम था मौखरी राजकुमारी का, वशाटा देवी। और हर्षगुप्त और वशाटा देवी के ही पुत्र थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। और जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर महाशिवगुप्त शासक बनता है। तो महाशिवगुप्त के शासनकाल में ही वशाटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में सिरपुर में मंदिर का निर्माण करवाया। सिरपुर में है ना लक्ष्मण मंदिर, जिसका निर्माण वशाटा देवी द्वारा करवाया गया था महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में। किसकी स्मृति में, हर्षगुप्त की स्मृति में। तो यही जो है मौखरी राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो देखो ये बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं, मतलब जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वहाँ पर कुछ ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह क्षेत्र मौर्यों के अधीन रहा होगा। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है, सरगुजा क्षेत्र के सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफाओं में मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ना जो जोगीमारा की गुफा है, वहाँ पर शुतनुका, देवदत्त, इनका जिक्र मिला है। पाली भाषा में लिखा हुआ है ना, पाली भाषा, ब्राह्मी लिपि। वहीं सीता बेंगरा की गुफा में एक नाट्यशाला मिला है, जो कि मौर्यकालीन है। तो इससे पता चलता है कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा होगा। तीसरा बोल रहा है, अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि होती है। मतलब कि अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कलिंग अभिलेख से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि जो जबलपुर वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश वाला, और इधर उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये दोनों मौर्यों के अधीन था। तो इसी के बीच में हमारा छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है, तो हो सकता है ये भी इसके अधिकार में रहा होगा। लेकिन कलिंग अभिलेख से इस तरह की कोई पुष्टि नहीं होती है। तो यहाँ पर 1 और 2 आपका सही होगा। क्या है 1 और 2 ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए, देख लेते हैं। 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस जिसका नेतृत्व किया, रणवीर सिंह शास्त्री। देखो अब ना जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इनमें छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो भी इसी तरह से पूछा जाता है। तो आप लोग ना इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा है। मतलब 1 लाइन वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये भी सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस हुआ था, जिसका नेतृत्व रणवीर सिंह शास्त्री द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सही है। देखो 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित होता है भारत छोड़ो आंदोलन का, और उसके अगले दिन ही तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है। हमारे
छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और 9 अगस्त 1942 को रायपुर में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? त्रेतानाथ तिवारी ने। और उस जुलूस में भारत छोड़ो के, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे भी लगाए गए थे। और उसके दूसरे दिन 10 अगस्त 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस निकलता है। उसके बाद अगला बोल रहा है 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। कब बोल रहा है ये? तो एक मिनट, हाँ, तो ये बोल रहा है कि 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस निकाला गया। किसके नेतृत्व में? भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में। तो ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है 21 अगस्त 1942 को दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी की थी। किसने? रघुनंदन सिंगरौल ने। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसने जो है ना दुर्ग में जो जिला कचहरी है वहां पर आग लगा दिया था। वहीं 9 सितंबर 1942 को नागपुर के हाई कोर्ट में अच्छा ये दिया हुआ है ना, हाँ, 9 सितंबर 1942 को नागपुर के हाईकोर्ट भवन में तिरंगा फहरा दिया था। किसने? ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने। तो ये भी सही है, चारों कथन यहाँ पर सही हैं। इसके अलावा और भी कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी इस समय में, जैसे कि रायपुर डायनामाइट केस, रायपुर षड्यंत्र केस, इनके बारे में भी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, मेरे चैनल के वीडियोज में आपको मिल भी जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर होगा, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का छत्तीसगढ़ी पर्याय है, मतलब कि मनुष्य को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाएगा? तो मनुष्य को बोला जाएगा मनखे। ध्यान रखेंगे, क्या बोला जाएगा? मनखे बोला जाएगा मनुष्य को। अरे हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झमाझम पानी बरस रहा है, इसका छत्तीसगढ़ रूप क्या है? छत्तीसगढ़ी रूप। तो झमाझम पानी बरस रहा है, इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? तो इसको बोला जाएगा घटाघोर पानी गिरत है। घटाघोर मतलब झमाझम पानी और बरस का मतलब होगा गिरत है। घटाघोर पानी गिरत है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, गठजोड़ शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? गठजोड़ जो विवाह में होता है ना, गठजोड़, तो गठजोड़ के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होगा गठजोराव। गठजोराव, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों में गजराज परियोजना संचालित है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में गजराज परियोजना संचालित है। देखो, जो गजराज मतलब हाथी, हाथी हमारे छत्तीसगढ़ में कहां से प्रवेश करते हैं? तो झारखंड राज्य से। और झारखंड राज्य से जो जिले लगे हुए हैं अधिकतर उन्हीं जिलों में ये परियोजना चल रहा है। तो देखो, जो जसपुर है ये झारखंड से लगा हुआ है, रायगढ़ भी लगभग उसी तरफ है, सरगुजा भी उसी तरफ है, बलरामपुर भी उसी तरफ है, कोरबा थोड़ा सा बीच में है लेकिन इन जिलों से लगा हुआ है। इन 5 जिलों में गजराज परियोजना संचालित है। ध्यान रखेंगे, जो हाथी हैं वो इन क्षेत्रों में काफी उत्पात मचाते हैं, तो उनको रोकने के लिए, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए यह योजना चलाई गई है, गजराज परियोजना। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपका आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन है, हमू बेटा भुइयां के। हमू बेटा भुइयां के, यह रचना किसकी है आपको बताना है। हमू बेटा भुइयां के, तो ये जो रचना है लक्ष्मण मस्तूरिया जी का है। किनका? लक्ष्मण मस्तूरिया, जो कि एक गीतकार हैं। तो इन्होंने लिखा है हमू बेटा भुइयां के। इसका मतलब है कि हम इस भूमि के बच्चे हैं, हम इस भूमि के बच्चे हैं। हमू बेटा भुइयां लक्ष्मण मस्तूरिया की रचना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। एक जनजाति है खैरवार जनजाति, ये कत्था निकालने का काम करती है खैर वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है, कोस्मा क्या है? तो देखो, कोस्मा, इसको मैंने ना किसी वीडियो में वस्त्र बता दिया था। कोस्मा का उत्तर मैंने वस्त्र बता दिया था। ये वस्त्र नहीं है, ये एक प्रकार का पेय पदार्थ है। कोस्मा पेय पदार्थ है। ध्यान रखें कि कोस्मा क्या है? एक प्रकार का पेय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, गोदना जलप्रपात किस अभयारण्य में स्थित है? तो देखो, गोदना मतलब क्या होता है? जो आदिवासी जो टेटू बनाते हैं अपने शरीर में, मतलब वो शहरों में जिस तरह से टेटू बनता है उस टाइप का नहीं होता है, वो अलग होता है। वो ना ऐसे ऐसे होता है, गोल गोल टिकली जैसा होता है। अलग अलग कुछ आकृति भी वो लोग बनाते हैं अपने हिसाब से। नॉर्मली इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा उनके चेहरे में, बाह में, अलग अलग जगहों पर। तो गोदना, वो हुआ गोदना। लेकिन ना एक गोदना नाम का जलप्रपात भी है। ध्यान रखेंगे, गोदना नाम का एक जलप्रपात भी है। और ये किस अभयारण्य में है ये
पूछ रहा है तो ये जो है गोदना अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो उदंती अभ्यारण्य में है। कहाँ पर है? उदंती अभ्यारण्य में। उदंती अभ्यारण्य जो कि गरियाबंद जिले में है, उदंती अभ्यारण्य। और गोदना की अगर मैं बात करूँ तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो बैगा जनजाति हैं, गोंड जनजाति हैं, ये लोग गोदना काफ़ी गुदवाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न, ये निम्न हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। निम्न में से कौन सा जिला किन्हीं भी दो राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो बताना है कि आपको कि नीचे दिए गए जिलों में से कौन सा जिला है जो दो राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो देखो जो जसपुर है ये झारखंड को भी स्पर्श करता है और उड़ीसा को भी। वही बीजापुर की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है, राजनांदगांव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को। लेकिन जो रायगढ़ है ये केवल और केवल उड़ीसा को स्पर्श करता है, तो रायगढ़ आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का समकालीन नहीं था? महाशिवगुप्त बालार्जुन जिसके पिता थे हर्षगुप्त और जिसकी माता थी मौखरी राजकुमारी वशाटा देवी, जिसने लक्ष्मण के सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का समकालीन कौन समकालीन था बोल रहा है ना? हाँ, समकालीन कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय ये भी था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश का शासक था ये भी था, और हर्षवर्धन ये भी था। लेकिन जो समुद्रगुप्त है ये नहीं था। समुद्रगुप्त जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन से काफ़ी पहले था। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका आंसर हो जाएगा। अरे फिर मैंने कूट नहीं दिया, माफ़ी चाहूँगा, मैं कूट डालना भूल जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा पर्यटन स्थल मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित है? तो देखिए मुंबई हावड़ा रेल मार्ग, अगर आपको थोड़ा सा भी मैप भारत का अगर नक्शा आप लोगों को अच्छे से मालूम है तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग, तो जो रतनपुर है वो बिलासपुर में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जो दंतेवाड़ा है ये तो बस्तर क्षेत्र में है, ये भी नहीं हो सकता। भोरमदेव हो सकता है, डोंगरगढ़ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो मुंबई से हावड़ा, हावड़ा मतलब कोलकाता, तो मुंबई से कोलकाता के बीच जो ट्रेन चलती है वो हमारे छत्तीसगढ़ के किन शहरों से होकर के गुजरती है? तो भोरमदेव जो कि कवर्धा में है, थोड़ा सा ये ऊपर हो जा रहा है, तो ये भी नहीं है। डोंगरगढ़ आपका सही आंसर होगा। देखो नागपुर से जो है इधर डोंगरगढ़ तरफ आती है ट्रेन, राजनांदगांव होते हुए, फिर दुर्ग, भिलाई, रायपुर होते हुए, महासमुंद होते हुए ये कहाँ निकल जाती है? आपके उड़ीसा, फिर बंगाल, कलकत्ता। तो डोंगरगढ़ ये जो है बम्बई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित है पर्यटन स्थल। एक धार्मिक नगरी है, माँ बमलेश्वरी का मंदिर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वामनराव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि किसने दी थी? तो देखो वामनराव लाखे, इनको ना अंग्रेजों ने राय साहब की उपाधि दे रखी थी, राय साहब। क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, और असहयोग आंदोलन में एक ये भी था कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी उपाधियां दी गई है उसका त्याग करना। महात्मा गांधी जी ने खुद ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। इसके अलावा उनसे प्रभावित होकर के और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां त्याग दी थी, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नाइटवुड की उपाधि मिली थी, उन्होंने नाइटवुड की उपाधि त्याग दी। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में वामनराव लाखे जी, जिनको राय साहब की उपाधि मिली थी, इस उपाधि को उन्होंने त्याग दिया, और जो जनता है वो बड़ी खुश हो गई वामनराव लाखे से, और जनता ने ही इनको, वामनराव लाखे जी को लोकप्रिय की उपाधि दी। तो किसने इनको ये उपाधि दी थी? जनता ने ये उपाधि दी थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस आंदोलन के समय की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था, कब? तो असहयोग आंदोलन के समय में, ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा था? तो इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है जो 1922 में हुआ था, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, ये जो है छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह था। इसके अलावा जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए वे सभी के सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात 1930 में हुए थे। ये जो गट्टासिली जंगल सत्याग्रह है, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, लभरा जंगल सत्याग्रह, ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुए थे 1930 में, और सबसे पहला हुआ था सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922। सिहावा नगरी कहाँ पर है? धमतरी जिले में। अगला क्वेश्चन है, भूमकाल विद्रोह से कौन संबंधित नहीं है? तो भूमकाल विद्रोह इससे कौन संबंधित नहीं था? तो देखो लाल कालेंद्र सिंह है, ये तो संबंधित थे
काफ़ी अच्छे पोस्ट पर थे। गुंडाधुर जो कि इस विद्रोह का नेतृत्व करता था, तो ये तो था ही था। रानी स्वर्ण कुंवर, ये ना उस समय के जो महाराजा थे ना, रुद्र प्रताप सिंह, तो उसकी माता थी ये, मतलब राजमाता थी रानी स्वर्ण कुंवर। और ये जो रानी चूरी से, इसका इस विद्रोह से कोई भी संबंध नहीं है, तो ऑप्शन से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो छत्तीसगढ़ जो कि पहले नागपुर के भोसले शासकों के अधीन हुआ करता था। तो क्या होता है, 1854 में नागपुर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया जाता है हड़प नीति के तहत। अब चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ नागपुर राज्य के अधीन था, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है नागपुर के साथ। तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1854 की बात है, तो कौन था इस समय भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी, जिसने हड़प नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत चला रखा था। तो 1854 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। अगला क्वेश्चन है, गोपल्ला गीत का संबंध किससे है? गोपल्ला गीत, तो देखो जो गोपल्ला गीत है ना, इसका संबंध है कलचुरी शासकों से, इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा कलचुरी, हाँ, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगना प्रमुख कौन होता है? तो देखो जो परगना पद्धति है, इसकी शुरुआत की थी विट्ठल राव दिनकर ने, जो सूबेदार थे ना विट्ठल राव दिनकर, उन्होंने शुरू की थी। और जो खालसा क्षेत्र था, मतलब कि छत्तीसगढ़ के जितने भी क्षेत्र पर मराठों का सीधा प्रत्यक्ष शासन था, उसको खालसा क्षेत्र बोला जाता था। तो उसको इसने 27 परगनों में बांट दिया, और प्रत्येक परगने का जो प्रमुख अधिकारी होता था कमाविसदार, ध्यान रखेंगे, कमाविसदार ये परगना प्रमुख होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों का विलय कब हुआ? तो देखो भारत संघ में हमारे छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासत हुआ करते थे ना, 14 देशी रियासत, तो इनका विलय कब हुआ? तो देखो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो 1 जनवरी 1948 को जो 14 देशी रियासत है उनका भारत संघ में विलय हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। उसके बाद 30 जनवरी 1948, ये दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था आप लोग बताइएगा। और ये जो वीडियो अपलोड होगा ये 30 जनवरी को ही अपलोड होगा, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो दिन है मतलब क्या है, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था। ये आप लोगों के लिए मतलब एक क्वेश्चन है, तो बताइएगा 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था। बाकी हमारा जो छत्तीसगढ़ के जो 14 देशी रियासत है ये 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छत्तीसगढ़ किस प्रांत का अंग बना था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। स्वतंत्र राज्य बना, ये तो संभव ही नहीं है, 2000 में बना ना स्वतंत्र। उसके बाद ओडिशा बोल रहा है, ये भी कहाँ से ले लिया कोई पता नहीं। मध्य प्रदेश, तो देखो मध्य प्रदेश टिक करते हो तो ये बिल्कुल गलत आंसर होगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है ना, उस समय 3 जिले होते थे 15 अगस्त 1947 की स्थिति में, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। तो ये जो क्षेत्र है कहाँ शामिल किया गया? मध्य प्रांत एवं बरार में। इसके बाद 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है। तो 1956 में हमारा छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में शामिल किया जाता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा बना था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह किस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था? तो मैंने पीछे बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह हुए थे, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह को छोड़ करके, क्योंकि वो 1922 में हुआ था, और बाकी जितने भी जंगल सत्याग्रह हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था। और इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? महात्मा गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी, तो दांडी यात्रा के नाम से इसको जाना जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जंगल सत्याग्रह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रांत एवं बरार में खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को किस विभाग का मंत्री बनाया गया? तो देखो क्या होता है कि 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है, और प्रांतों में मतलब कई सारे प्रांतों में कांग्रेस
की सरकार बनती है। तो मध्य प्रांत में भी कांग्रेस की सरकार ही बनती है और ये जो खरे हैं ये मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। और इस खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को भी किसी विभाग का मंत्री बनाया जाता है। तो किस विभाग का इनको मंत्री बनाया गया था? शिक्षा मंत्री का। और इन्होंने शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए शिक्षा के लिए एक योजना लाई थी, मतलब शिक्षा के लिए एक योजना लाई थी। ये भी पूछा गया है, शिक्षा के लिए योजना लाई थी, शिक्षा योजना या फिर विद्या योजना इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काकतीय राजा ने जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाया था आपका दलपत देव ने। दलपत देव ने जगदलपुर नगर की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी बनाई। इससे पहले काकतीय शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो बस्तर। देखो जो बस्तर है ना वो आज के समय में एक नगर पंचायत है और जो बस्तर जिला है उसका मुख्यालय जगदलपुर शहर है। मतलब कि जिला का नाम बस्तर है लेकिन जो बस्तर नामक जो स्थान है ना वो कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, छोटा सा एक कस्बा है जो कि एक जनपद पंचायत है, बाकी जिला मुख्यालय जगदलपुर है। तो जगदलपुर को दलपत देव ने बस्तर की राजधानी बनाई थी और नगर की स्थापना भी इसी ने की थी। हालांकि कुछ पुस्तकों में ना किसी मराठा सरदार द्वारा जगदलपुर को स्थापित किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन इसी ने स्थापित किया था, ध्यान रखेंगे, दलपत देव ने। इसी ने जगदलपुर का दलपत सागर भी बनवाया था। ये भी शायद किसी परीक्षा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एक कलचुरी कालीन मापन की इकाई थी? मापन की इकाई मतलब देखो क्या होता था, पहले जो भी अनाज वगैरह है ना वो तौल करके नहीं खरीदा जाता था, माप करके खरीदा जाता था। जैसे हम लोग तेल को मापते हैं ना उस टाइप से आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ना अनाज को माप करके खरीदा जाता है। जैसे तेल को मापते हैं ना उस टाइप से। आपके घर में दूध आता होगा तो दूध को माप के देते हैं ना, उनका जो बर्तन रहता है मापने वाला। तो ये जो पसेरी है ये मापन की इकाई हुआ करती थी। पसेरी, ये तराजू ये भी मापन की इकाई है ना, तो पसेरी मापन की इकाई होती थी। ये ना आपका जो क्या कहते हैं एक जगनुमा होता था, कुछ इस तरह से ऐसे कुछ होता था, इसमें भर करके नापा जाता था। आज भी आप अगर गांव देहात के बाज़ारों में जाओगे ना तो इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेगा, पसेरी, जिससे वो लोग माप करके ना अनाज वगैरह बेचते हैं। देखिएगा अगर कभी जाने का मौका मिले तो। अगला क्वेश्चन है, गोड़ छत्तीसगढ़ी में किसे कहा जाता है? गोड़, तो गोड़ छत्तीसगढ़ी में किसे बोला जाता है? गोंड जनजाति को नहीं। गोड़ और गोंड थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है तो आप गोंड मत लगा देना। जो गोड़ है, एक मिनट, जो गोड़ है ना ये बोला जाता है पैर को। किसको बोला जाता है? गोड़, पैर को गोड़ बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। पैर मतलब छत्तीसगढ़ी में गोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी दान लीला के कृतिकार कौन थे? छत्तीसगढ़ी दान लीला, देखो ये एक रचना है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था ये आप लोगों को बताना है। तो ये लिखा था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, छत्तीसगढ़ी दान लीला, जो कि श्री कृष्ण लीला पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास जी के मेघदूत खंड काव्य का छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो मेघदूत जो कि एक खंड काव्य है, इसका ये मूलतः संस्कृत में लिखा गया था, तो इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवादित किया? तो मुकुटधर पांडे जी का नाम याद रखेंगे, इन्होंने इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो मेघदूत है इसकी रचना महाकवि कालिदास जी ने छत्तीसगढ़ में, जो सरगुजा है ना वहाँ पर जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर रह करके इस मेघदूत की रचना की थी। वाकाटक वंश के शासक थे प्रवर सेन, उसके समय में महाकवि कालिदास जी हमारे छत्तीसगढ़ आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तारीख क्या है? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं? 28 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। आप लोग मुझको ना कमेंट करके बताएंगे कि 1 नवंबर को क्या हुआ था। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है ये, आप लोग अभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा आपको बताना है 26 नवंबर, इस दिन को क्या हुआ था 26 नवंबर के दिन। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या सही नहीं है? तो नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, बड़ा अच्छा सवाल है ये, ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा। तो देखिए पहला कथन बोल रहा है, राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रधान मुख्य सचिव होता है। राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका का
प्रधान मुख्य सचिव होता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। जो राज्य का जो प्रशासनिक कार्यपालिका है ना, उसका प्रमुख या प्रधान कौन होगा? मुख्य सचिव। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे वर्तमान समय में मुख्य सचिव कौन है। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना, आप उसको तुरंत आंसर करते जाइए वीडियो को पॉज करके। अगला दिया हुआ है, राज्य की लोक सेवाओं का प्रधान मुख्य सचिव होता है। राज्य की लोक सेवाओं का प्रधान मतलब कि राज्य में जो लोक सेवा है ना, पब्लिक सर्विस, तो उसका भी प्रधान मुख्य सचिव होता है। बिल्कुल सही है ये भी। उसके बाद अगला दिया हुआ है, मुख्यमंत्री के अधीन विभागों का सचिव मुख्य सचिव होता है। ये क्वेश्चन ना, ये वाला जो तीसरा वाला जो है, ये पहले भी किसी पेपर में पूछा गया था, इसको अलग से पूछा गया था। तो मुख्यमंत्री के अधीन जितने भी विभाग होंगे, मुख्यमंत्री के अधीन जो दूसरे मंत्रियों को नहीं दिए गए होंगे, तो मुख्यमंत्री के अधीन जितने भी विभाग होंगे उनका सचिव मुख्य सचिव होगा। मतलब उसके लिए कोई अलग सचिव नियुक्त नहीं किया जाएगा, मुख्यमंत्री ही उन विभागों का सचिव होगा। ध्यान रखेंगे, जो मुख्यमंत्री के अधीन होगा। उसके बाद अगला बोल रहा है चौथा, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर चारों कथन सही है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बड़ा ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और इससे जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी पूछा गया है कि प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, काफी बार पूछा गया है। लोक सेवाओं का प्रधान कौन होता है, ये भी काफी बार पूछा गया है। मतलब ये चारों चीज जो है पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर एक ही में पूछ लिया है, तो ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 यहाँ आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रायपुर के चंद्रखुरी के कौशल्या माता मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? हम लोग पढ़ते हैं ना कि रायपुर में कौशल्या माता का मंदिर है चंद्रखुरी में, तो इसको बनवाया था सोमवंश के शासकों ने। किन्होंने? सोमवंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में किस जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर चित्रकारी की जाती है? तो चितेर जनजाति। जो जांजगीर चांपा का जो बालपुर क्षेत्र है वो विशेष रूप से जाना जाता है, और ये जो चितेर जनजाति है ये उड़ीसा से आई हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में महतारी क्या है? तो छत्तीसगढ़ी में महतारी माता को बोला जाता है। माता को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? महतारी। छत्तीसगढ़ी मतलब महतारी माता को बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रासलीला की परंपरा का क्या नाम है? तो रासलीला श्री कृष्ण जी से संबंधित है, तो इसका छत्तीसगढ़ी में इसको बोला जाता है रहस। जो रासलीला होता है उसको क्या बोलते हैं? रहस। ये आपका आंसर होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ी में अमरूद को क्या कहा जाता है? अमरूद, इसको बोला जाता है बिही। काफी बार पूछा गया है, बिही अथवा जाम, बिही बोला जाता है। अटर्रा बोलते हैं बड़े आकार के नींबू को। अमर पपई बोला जाता है पपीता को। पताल बोला जाता है टमाटर को। तो अमरूद को क्या बोलेंगे? बिही। आपका ब राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ऊपर पचरी तरी पचरी। ऊपर पचरी तरी पचरी, बीच मां मोंगरी मछरी। जनहुल्ला का क्या उत्तर है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर है जीभ। इसका उत्तर क्या है? जीभ। आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि जिस किसी को भी ना एकदम अच्छे से छत्तीसगढ़ी आता है तो वो ना इस जनहुल्ला का मतलब बताएगा। मतलब कि ये जो ऊपर पचरी और ये तरी पचरी, इसका क्या मतलब होता है? मतलब जीभ जो है ऐसा होता है, उसके ऊपर तालू होता है, उसके नीचे भी कुछ ऐसा भाग होता है, फिर दांत वगैरह होता है। तो इस वाले भाग को बोला गया होगा ऊपर पचरी, नीचे वाला को तरी पचरी। तो ये पचरी मतलब है क्या? बाकी ऊपर तो मतलब ऊपर होता है, तरी मतलब नीचे होता है, लेकिन ये जो पचरी है इसका क्या मतलब है, ये मुझे आप लोग बताइएगा। पचरी का क्या मतलब होता है? तो आज का जो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसमें अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कर दिया करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।